हम वेलकम करते हैं शाहिद सलाम साहब, अपना डिप्टी डीजी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, और राना नसरुल्लाह साहब को पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड आपकी भरपूर क्लैपिंग के साथ। मैं थोड़ा सा शाहिद साहब की और राना साहब से बताता चलूँ। शाहिद सलाम साहब माशाल्लाह बहुत लविंग और स्पोर्ट्स पर्सन है और बहुत सपोर्टिंग है, और जितने भी स्पोर्ट्स के लोग हैं काफ़ी हेल्पफुल हैं, सबकी हेल्प करते हैं। और राना रसूलुल्लाह साहब माशाल्लाह आप सब इनको जानते ही हैं, पूरे पाकिस्तान में कोर्स कंडक्ट कर रहे होते हैं और ऑन द बिहाफ ऑफ पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला इस कोर्स के लिए, थैंक यू सो मच। अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा राना नसरुल्लाह साहब से, वो अपनी न्यूट्रिशन पे कोर्स के बारे में आपसे बताएंगे और आप ज़रा इंजॉय करके और अपनी मालूमात में इजाफा कीजिए। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह बड़े ईसीजी का क्लास बैठी हुई है। ईसीजी समझते हैं? ईसीजी कोई बुजुर्ग कोई बच्चे तो अक्सर फेस तो करना पड़ता है हमें ऐसी क्लासेस को, लेकिन इस तरह अचानक नहीं। मतलब मुझे भी थोड़ी देर पहले तक ये थोड़ी देर पहले तक मेरी बारी जो है ना मेरे जहन में थी, बाद में आएगी, पहले शाह साहब की बारी आएगी, लेकिन वो सीनियर इज ऑलवेज राइट। उन्होंने कहा मैंने बारी बाद में लेनी है, तो मैंने कहा चले फिर मैं ही शुरू करता हूँ। मौजू है न्यूट्रिशन। ये बेसिकली मौजू नहीं है, ये हमारी लाइफ है। बड़े सफेद कपड़ों वाले बच्चे बैठे हुए हैं, डेफिनेटली इसका मेडिकल शोबे से ताल्लुक होगा। हमारी जो कौम है इसके अंदर एक बात मैं बार बार करता हूँ, मैं चाहूँगा कि अगर आपको इसकी वीडियो बना लेना, इस पे मैं चाह रहा हूँ कि इस पे जिद होनी चाहिए कि हम हैं कौन। और मज़े की बात यह कि हम अपने आप को सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन समझते हैं, और ये सबसे बड़ी हमारी नालायकी है, जिसको आप लोगों को मैंने वैसे तो 5-7 साल से मैं इस पर जिद कर रहा हूँ, लेकिन इस पिछले 1 साल से मैं ज़बरदस्ती करने पे आ गया हूँ कि हमने स्पोर्ट्स से हट के भी अपने आप को सोचना था। वो इस सेंस में कि एक डॉक्टर है, वो किसी भी पर्सन को अगर डील करता है तो उसकी मेडिकेशन करके उसको ठीक करने की बात करता है। क्या बात करेगा वो ये बात करेगा कि भाई आपको नज़र कम है, ये गोली खा लो, आपको कैंसर है ये मेडिसिन ले लो, आपका अल्सर हो गया आपको ये खा लो। तो उसका तो काम है बंदे को नॉर्मल करना। एक अब नॉर्मल आदमी हो जाता है जब बीमार हो जाता है। हम कौन थे? हम वो लोग थे जिन्होंने एक इंसान से ऑप्टिमल परफॉर्मेंस लेनी थी। वो खिलाड़ी था या एक आम आदमी है। हम खिलाड़ी के चक्कर में पड़ के हम आम आदमी से दूर हट गए। हमारे अंदर एक एक्सपर्टी है क्या, हम हर वक्त खाते हैं, हर वक्त ट्रेनिंग करते हैं, हर वक्त सोने जागने की बातें करते हैं, लेकिन किसके लिए? सिर्फ खिलाड़ी तक अपने आप को महदूद करके। तो हमारा नुकसान फिजियोलॉजिस्ट में शामिल होते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट स्पोर्ट्स में शामिल होते हैं। हमारे अलावा कौन है जो कौम की हेल्थ परफॉर्मेंस की बात करे? अभी बैठ कर सोचना आपको कोई ऑप्शन और नहीं है। फिजिकल एजुकेशन टीचर जो हम लोग जुड़े हैं ना फिजिकल के साथ, हम सब वो थे जिन्होंने कौम की हेल्थ की भी साथ बात करनी थी, हमने हेल्थ प्रमोशन की बात करनी थी, हमने उसको साथ जूडो भी खिलानी है, उसको साथ साइकिलिंग भी करवानी है, साथ उसको ये भी बताना है कि इसका असल फायदा क्या है। इट्स अ टूल ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन। क्या है ये टूल? हथियार है किसका? हेल्थ का और तालीम का। हमने ये दोनों का भी इस्तेमाल नहीं किया। हम यही कहते हैं कि ये 10 साल से चैंपियन है, ये चैंपियन हो गया। अब वो चैंपियन तो रहा, इसमें कोई शक नहीं। अब वो चैंपियनशिप उसकी खत्म हो गई। अब वो यकदम वो परेशान हो गया, मैंने जिंदगी में क्या करना। अब उसने वो करना था कि अपने जैसे हजारों पैदा करना है। और अपने जैसे हजारों कहाँ से आएंगे? जब 100 बंदा आपके पास हेल्थ के लिए आएगा, उसमें से आप चुनेंगे कि ये ज़्यादा अच्छा एथलीट है, ये ज़्यादा अच्छा खिलाड़ी बने। आप क्या करते हैं कि आप एक को ही चुनते हैं और उसी में जिंदगी लगा देते हैं। 1 से 10 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा तो आप नहीं जा सकते। तो 24 करोड़ आवाम कहाँ जाएगी? इसको कौन गाइड करेगा? तो इसको हम ही गाइड करेंगे। ये पहला फैसला तो हमने ये किया आपके साथ अभी बात शुरू करने से पहले कि हम अपनी कौम की हेल्थ के जिम्मेदार हैं।
बताऊंगा कि कितना आसान काम था जिसको आपने निगलेक्ट किया। आसान कैसे है? आप जो भी करते हो, अब वो लोग अगर स्पोर्ट्स बोर्ड में बैठे हो, फिजिकली एक्टिव हो, तो यहाँ पे आए ना, कोई ना कोई एक्टिविटी आती है। उस एक्टिविटी के अगेंस्ट जो भी आप एक्टिविटी करते हो, उसके अगेंस्ट आपका क्या होता है? अपने जिस्म से आपसे एनर्जी जिस्म से जाती है। एक आम आदमी की एनर्जी उतनी खर्च नहीं होती जितनी एक खिलाड़ी की होती है कि नहीं होती? अब उसकी आप रिफिलिंग करते हो, आप रिफिलिंग जो है ना वो समझ के नहीं करते। बस जिस दिन आपने ये समझ ली, खिलाड़ी की न्यूट्रिशन समझ ली, उस दिन आप आम आदमी को तो राह चलते टिप्स दोगे कि यार ये चीज ना खाओ, ये ना खाओ, ये ना खाओ, ये खाओ, ये तुम्हें फायदा देगी, ये तुम्हें फायदा देगी। तो हम ये छोटा सा काम नहीं कर पा रहे और खाते रोज हैं। तो ये बात सोचिए कि आपको खिलाड़ी सबसे पहले आपसे ये बात करता है, सर मेरा खाना पीना ठीक नहीं। अब जो ठीक नहीं है सर, क्या क्या ठीक नहीं है, ये बहस करनी थी। तो आप एक चीज तो गौर से समझें कि इंसानी जिस्म में आप ऐसे कोई है जिसको मेरे से जिसने नहीं सुना फूड न्यूट्रिएंट्स का पता हो कि फूड में होता क्या। ये डॉक्टर्स अगर हैं तो आप भी शेयर कर सकते हैं। फूड न्यूट्रिशन में जी प्लीज। फूड में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं बस जी, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, वाटर है। और अपना तारुफ भी करा दें साहब। मैं डॉक्टर हामिद, आई एम डायरेक्टर फातिल वॉलीबॉल अकेडमी, स्पोर्ट्स वॉलीबॉल अकेडमी कहाँ पे? यहाँ गाँव में माशाल्लाह। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में जो है बिग मॉलिक्यूल्स है, लाइक प्रोटीन, फैट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स। चलिए डॉक्टर साहब, आपको मेरी बात सुनने आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब एक डॉक्टर साहब भी बैठे हैं तो आप लोगों के लिए और आसानी होगी कि मैं कौन हूँ, एक मेरी बात करूँ, आप भी मेरी तरह ही और मैं डॉक्टरों को पढ़ाता हूँ। ये फर्क खत्म करें भाई। क्यों? डॉक्टर साहब सामने बैठे, इनका काम है मरीज की, पढ़ते ही है मरीज को ठीक रखना, ठीक करना। बीमार हो गया ठीक करने इनका यही काम है। हेल्थ प्रमोशन इनका काम नहीं है, हेल्थी रखना, डिजीज फ्री रखना इनका काम है। हमारा काम क्या है कि नॉर्मल बंदा है उससे परफॉर्मेंस लेना। तुम्हारा काम इनसे नहीं मिलता, हमें अपना काम आ नहीं रहा, हम अपने काम की तय में नहीं जा रहे, हम समझ नहीं पा रहे कि हमने करना है। हमने लेनी ऑप्टिमल परफॉर्मेंस। ऑप्टिमल परफॉर्मेंस होती क्या है? ऐसा बंदा है जिसको पता हो ऑप्टिमल क्या होता है। मैं बेसिकली आपको शर्मिंदा करने बिल्कुल नहीं आया, सारे पाकिस्तान का यही हाल है। रियलाइज करें, ठीक है। मैंने चैनल बनाया हुआ है, वीडियो फेंक रहा हूँ धड़ाधड़, कि मुझे ये बात अभी बेचैनी पैदा करने लगी है कि आपको जब तक अपने असर का पता नहीं, भेड़िए को या शेर को नहीं पता कोई शेर है तो शिकार नहीं कर पाएगा। तो आप भी छोड़ूंगा, आप लोग माने या ना माने, मैं तो पीछे पड़ के सबके बैठा तो यार ये काम नहीं ठीक है, मुझे आज पे बात करनी है। तभी लोग आपके साथ खुशी से भेजेंगे बच्चा कि मेरे बच्चे को साइकिल खिलाओ, मेरे बच्चे को जूडो खिलाओ। क्यों? मेरे बच्चे की जिंदगी बेहतर हो जाए, मेरे बच्चे की लाइफ क्वालिटी बेहतर होती है। तो इस बहस में जाने के लिए आपको पहले इसको अंडरस्टैंड करना है और मोटा मोटा इसको अंडरस्टैंड करना है। हमने डॉक्टर की तरह नहीं सीखना, लेकिन हमने ये तो सीखना है कि यार ये खाने से मुझे इतनी एनर्जी मिलती है, तो हर बनता ही नहीं बनता और रोज खाते भी हो। अपने ही मन में डूब के पाजा सुराग जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। तो मैं इस जिद पे आ गया हूँ, कम से कम अपने आप को तो समझ लो यार। तो अगर जिंदगी का सुराग चाहते हो तो सबसे पहले जो खाते हो उस पर ध्यान क्यों नहीं देते हो? क्या खा क्या रहे हो? खाना क्यों है? पहली बात ये कि एनर्जी कहाँ से स्टार्ट होती है, एनर्जी कहाँ से आती है? जी प्लीज डॉक्टर साहब, हमें फॉरी फ्यूल हमारा क्या इंसान का फॉरी फ्यूल की फॉरी फ्यूल वाटर मुश्किल लफ्ज़ तो मुझे नहीं आता। डॉक्टर साहब ये कॉन्सेप्चुअल बात है जो हमें जनरलाइज तौर पे सीखनी है, समझनी है। हम शुक्रिया अदा नहीं करते अपने फॉरी फ्यूल का। हमारा फॉरी फ्यूल वो ऑक्सीजन है। क्या है? फ्यूलिंग हमारी ऑक्सीजन है। इसके बाद एनर्जी हमारी स्टार्ट होती है कार्बोहाइड्रेट। इसे कार्बोहाइड्रेट एनर्जी का फौरी सोर्स अगला क्या हुआ? कार्बोहाइड्रेट। अगर आप अपना नाक और मुंह बंद करें तो आप फड़कना शुरू हो जाएंगे, लेकिन कार्बोहाइड्रेट तो आपने कल की नहीं खाई हुई, तो आज जिसम में मौजूद है। और इंसानी जिसम में जो आप लोग नहीं मानते इस बात को, ट्रस्ट ही नहीं हमारा, हम सुबह ना खाएं तो हम समझते हम चल नहीं सकेंगे। तो हमारे अंदर अल्लाह ताला ने 90 मिनट तक या 1 घंटे तक 120 90 मिनट से लेकर 120 मिनट तक एनर्जी स्टोर होती है जो आप यूटिलाइज कर सकते हैं। इतना क्लियर तो हमारा चलो तो हम मानते नहीं इस बात।
हमारे दिल में ये बात आती है, दिमाग में बात आती नहीं है कि इतनी फिल्म हमारी मौजूद है जिस्म के अंदर, जो कि हमारे मसल ग्लाइकोजन की सूरत में, ब्लड के अंदर ग्लूकोज की सूरत में और लीवर ग्लाइकोजन की सूरत में हमारे जिस्म में मौजूद होती है। अच्छा चले, वो कहाँ जाएगी? वो हमें कार्बोहाइड्रेट खाने हैं। क्या खाने हैं? वो अगली एनर्जी है। उसके बाद फैट हमें खाने हैं। क्यों खाने हैं? इसमें डॉक्टरों की मदद चाहिए। आपको थोड़ा सा घबराना नहीं, बोलना है, कुछ नहीं होता। पब्लिक में जो बात होती है ना, वो एक म्यार होता है। आपको बात करने में आसानी होती है, यानी पब्लिक में सुनी थी, किसी ने रेजिस्ट नहीं किया, ये बात ठीक है, तो आपने फिर उसको डिलीवर करना आपको आ जाता है। तो उसके बाद अगली बात है कि हमें प्रोटीन चाहिए। अब मसला ये कि प्रोटीन चाहिए क्यों? कार्बोहाइड्रेट का पॉइंट समझ आया, एनर्जी, ऑक्सीजन की एनर्जी, बात समझ आ गई। उसके बाद अगली एनर्जी हमें कहाँ से मिली है? कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट किन चीजों में होता है, कितने परसेंट एक बॉडी को चाहिए? तो 65%, 60 to 65% एक बॉडी को कार्बोहाइड्रेट चाहिए। और कौन सी बॉडी को कैसे चाहिए? कोई बंदा है जिसको बीएमआर का आइडिया हो? अब आप चले, पहले मेरी पहली बात है, थॉट किया आप लोगों ने कि हम लोग कौन के हेल्थ के जिम्मेदार हैं? हमारे अलावा कोई नहीं। और कौन सी हेल्थ? जो परफॉर्मेंस से रिलेटेड है। बाकी डॉक्टरों का काम उनको छोड़ दें, आप बीमार हो गए डॉक्टर के पास जाने दें, हम इतने अच्छे नहीं हो सकते, उन्हें बड़े पैसे लगा के सीखा होता है, ठीक है? वो उनके एक बात करते हैं, हमने क्या लेना? परफॉर्मेंस लेनी है। ऑप्टिमल, कौन सी परफॉर्मेंस? ऑप्टिमल परफॉर्मेंस। ऑप्टिमल परफॉर्मेंस क्या होती है? ये जूडो का प्लेयर है, साइकिलिंग का है, या ये सुनारी की दुकान पे बैठा है, उसको भी हमने ही डील करना है। वो डील कैसे करना है? वो 8 घंटे में या 6 घंटे में थक जाता है, हम तो उसको जब डील करना है वो 12 घंटे तनुमंद होकर अपना काम करेगा। वो सब बैठे हुए 2 घंटे में थक जाते हैं, बैठ जाते हैं। वो उसको भी आप ट्रेन कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। उसको क्या सर आपसे तो 8 घंटे काम लेना अंदर बताना। तो हर बंदा जो है वो ऑप्टिमल परफॉर्मेंस यही है कि आज का दिन उसने शानदार गुजारा, फिजिकली शदीद एक्टिव गुजारा, और अगले दिन के लिए भी उसमें क्वालिटी मौजूद रहे। ये ऑप्टिमल परफॉर्मेंस है। ये नहीं कि आज मुझे लग रहा है अगले दिन में वो आएगी, वो ऑप्टिमल परफॉर्मेंस नहीं है। 5 दिन कम से कम, 2 दिन की रिकवरी चलो दुनिया में हर जगह पे लिखी हुई है, समझ में आती है। और रिकवरी भी वो नहीं जो हम लोग करते हैं सो के। टाइम कितना है मेरे पास? मुझे बता देना, क्योंकि मैं 8 घंटे बात करता हूँ, तो ये ना हो कि ज़्यादा टाइम मेरा टाइम नहीं लेंगे। अच्छा, तो ये मैं लिंक करूँगा चीज़ों को इसलिए कि आपके दिमाग में ये फिल्म इसी तरह से रहनी चाहिए, जिस तरह से मैं इसको बना के दे रहा हूँ आपको। अगर इस तरह से आप सोच गए तो मैं दावे से कहता हूँ कि आपकी रिस्पेक्ट का म्यार आज से ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपके नाम हैं। अगर मैं आपका अलग अलग नाम गिनूँ ना, तो बड़े चेहरे ऐसे बैठे हुए जिनके अपने नाम हैं। वो नाम के अंदर, अपने नाम के अंदर ये एडिशन करना, बस गेम चेंज हो जाएगी। ओके, तो अगली बात में उसी बात पर दोबारा आऊँगा, अपनी परफॉर्मेंस पे। तो वो लेना हमारा काम है, और हमें उस पर क्या करना है? हमें 2 काम आने की एक्टिविटीज ने की आज दिन के अंदर। आज का दिन गुजरा, आपने क्या कराया? ये 20-30 मिनट साइकिल चला गया है, फुटबॉल खेल गया है, क्या किया है? उसके अंदर उसकी कैलोरी बर्न होगी। क्या हुआ? कैलोरीज बर्न होगी। अब कैलोरीज बर्न होगी मेरी, आपने मुझे रिफ्यूल करना है, मेरे अंदर पेट्रोल डालना है। अब मैंने किया क्या है, उसका पेट्रोल क्या है, ये मैं आपको समझाना चाहूँगा। ज़्यादा बातें करूँगा, बातें खत्म नहीं होगी। बातें इसलिए खत्म नहीं होगी कि मेरे पास बातें इकट्ठे करते हुए 30 साल हो जाएंगे, तो डिलीवर करने में 3 दिन तो चाहिए होते हैं। तो कम अज़ कम मैं 3 दिन पढ़ाता हूँ, तब जाके मुझे तसल्ली होती है। लेकिन चूँकि मौजूद ये है, तो उम्मीद है कि 30 मिनट में काम चल सकता है। तो आपने किया क्या और आपने उसके गैस खाना क्या? पहले आप बॉडी को समझ लें। ह्यूमन बॉडी टोटली की टोटली प्रोटीन से बनी है। डॉक्टर साहब एग्रीड? कैसे बनी है? प्रोटीन से बनी है। उसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ ज़्यादा तादाद में मौजूद है वो वाटर मौजूद है। डॉक्टर साहब ने बता दिया, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वाटर, मिनरल्स, विटामिन्स, ठीक है, फाइबर किसी हद तक। तो ये ऐसे हैं जिनके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू इनकी नहीं होती, कैलोरीज नहीं होती इनके अंदर। आप पानी का बजाय ड्रम पी जाएं, आपको उसका एडवांटेज वो नहीं है जो आपको पानी का कंपोजिशन है, उसका काम डिफरेंट है। उसको भी मैं समझाऊंगा अगर टाइम मिला तो। लेकिन इसमें जो समझाने वाली बात वो ये है कि मैं जो मूवमेंट कर रहा हूँ ना, ये जो चल फिर रहा हूँ, इसके लिए मुझे 60 to 65% कार्बोहाइड्रेट चाहिए। अगर ये काम कर रहा हूँ, चल फिर रहा हूँ, टीचिंग कर रहा हूँ,
मसल्स के ऊपर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बर्डन नहीं है। तो मुझे यहाँ क्या वो चाहिए परसेंटेज में आपको लिख लें, आप लोग लिख सकते हैं, तो याद रख लें, कोई मसला नहीं। 60 कार्बोहाइड्रेट या 65, तो 65 अंदाजा रख लेते हैं, 65, 15 प्रोटीन % और 20% आपकी फैट। ये इंसानी जिस्म की नीड है। नीड क्यों है ये भी आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। मैंने लफ्ज़ पूछा है BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट, क्या पूछा है? डॉक्टरों के अलावा आप मुझे को बता सकते हैं? ओके, ये बताना आपको आना चाहिए। मैं आपको सिखा दूंगा, आइंदा आपको मैं दोबारा नहीं सुनाऊंगा। मेरे चेहरे याद रहते हैं, मैं दोबारा बात नहीं करता, ठीक है। एक दो बंदे ऐसे हैं जो हंस रहे हैं क्योंकि उन्होंने उनके पास करनी पड़ी, मैं पब्लिक की बात ज़्यादा की बात कर रहा हूँ, तो ज़्यादा लोगों को फिर मैं समझ होती है कि यार इससे तो मेरी पहले बात हुई थी। तो आपसे बात करने लगा तो इसी तरह से याद करना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आप सारे लोग कुछ भी ना करें, 24 आवर में आपने कुछ नहीं किया, मतलब मैडम बैठी हुई हैं, तो ये इधर ऐसे ही बैठी हैं, 24 घंटे बाद कॉलेज आने की मुलाकात होती है, यानी इनका रेस्टिंग पोजीशन में बॉडी है, ठीक है, या लेटी हुई है, बैठी हुई है, तो कम से कम कैलोरीज बर्न होगी। ये कम से कम जो कैलोरीज बर्न होगी ना, ये है बेसल मेटाबॉलिक रेट, लेटे हुए, जहाँ आपको कैलोरी जानी ही जानी है, आप रोक ही नहीं सकते। और वो किन चीज़ों में जा रही है जी? आपके जिस्म में फंक्शंस काम करते हैं, हर हरकत को, हर काम करने को, परफॉर्मेंस को आपको एनर्जी चाहिए होती है। तो दिल परफॉर्म कर रहा है, फेफड़े परफॉर्म कर रहे हैं, बेदा काम कर रहे हैं ना, दिमाग सोच रहा है, सारा कुछ चल रहा है, इन सबको एनर्जी चाहिए, और ये एनर्जी है बेसल मेटाबॉलिक। मुश्किल बात कर रहा हूँ मैं, तो आपको क्यों नहीं पता? आपको पता होना चाहिए। आज पता चल गया, आज इस पर ध्यान रहेगा, इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। तो ये क्या हुआ? बेसल मेटाबॉलिक रेट। अब जब बेसल मेटाबॉलिक रेट आपको पता चल गया, तो इसका आसान तरीन नुस्खा भी देने लगा। पता आपको कैलकुलेशन में जाएंगे तो मेरे लेक्चर पढ़े हुए वहाँ से देख लें, लेकिन मैं सादा तरीन फार्मूला आपको देने लगा हूँ, अप्रॉक्सीमेट फार्मूला। आपका जितना वजन है, आप जो भी हैं, जितना भी आपका वजन है, उतनी कैलोरी आपका जिस्म खाता ही खाता है। लफ्ज़ अप्रॉक्सीमेट यूज किया है, ये है आसान तरीन तरीका समझने का। आप 100 kg के हो तो 100 कैलोरीज आपके जिस्म से जाएगी, आप कुछ भी ना करें, तो 24 घंटे में 2400 कैलोरीज उस बंदे ने खानी है जिसका 100 किलो वेट हो। कितनी आसान बात है। तो आपको जीने के लिए 100 kg वाले बंदे को 100 कैलोरीज 1 घंटे में चाहिए और 2400 कैलोरीज दिन में चाहिए 24 घंटे में। तो जो 24 घंटे में आपको 2400 कैलोरी अप्रॉक्सीमेटली, वैसे फार्मूले के तहत आप सब जाएंगे तो वो मैंने यूट्यूब पे फेसबुक पे दिया हुआ है, वो आप कहीं से भी उसका पता चल जाएगा। लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो मैं आपको सब कंसेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूँ, इसके आसपास आपको कैलोरी चाहिए जीने के लिए। अब आपने किया क्या है, उसकी एक्स्ट्रा चाहिए, 3 बजे जो ये चाहिए वो चाहिए जिस्म को लेके चलने के लिए। तो ज़्यादा बातें तो नहीं बता रहा यार, समझ आ रही है? श्योर? ओके। अभी आपने यहाँ क्या करना है, यहाँ बड़ा सादा सा काम करना है। ये मेरा बॉडी है, इसको देखें, इसमें अब मैंने एक्टिविटी की है, ये मेरी एक्टिविटी चल रही है, मैं बात कर रहा हूँ, इसमें एनर्जी ज़्यादा चल रही है, उसकी निस्बत जहाँ बैठे या लेटे, तो ये वैसे मेटाबॉलिक रेट से काम ऊपर चला गया। अब इसकी रेशो मैंने बता दी है आपको, 60, 65, 15 और 20। अब ये रेशो है। अब मैंने सोचा कि मैंने यार एनर्जी तो मेरी बहुत सारा कुछ कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं बॉडी बिल्डिंग करनी पड़ेगी मसल ना। अब वो जो 15% प्रोटीन मैंने खाई थी ना नॉर्मल आदमी में, उसको बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? कि अपना बॉडी मसल गेन करना चाहता है। एनीबॉडी कैन टेल मी प्रोटीन क्या करती है? नहीं, आप लोग नहीं बोलेंगे, जरा नए चेहरे बोलेंगे जी। एनीबॉडी एल्स? गुड। हाँ, ये ख्याल को हटाएंगे इसमें से बड़ी ख्याल को हटाने बाकी ठीक है जी। अब बोले हम ओके। पहली बात ये है कि आपको रिपेयर का काम तब करना है जब आपने इसको डैमेज कर। डॉक्टर साहब, ये बहुत ज़रूरी बातें आप हमारे लोगों को बताया करें, तो आपको जल्दी बात नहीं समझ आनी है, इनको बताने में आप मदद कीजिएगा जब भी वैसे आपसे मुलाकात बाद में करते हैं। ये गौर से सुनिए मेरी बात। आपको सबसे पहले मसल की मेंटेनेंस के लिए 15% खानी है, हर बंदे को खानी है, ठीक है। तो इसलिए 15% के करीब ऑलमोस्ट आपको प्रोटीन खानी चाहिए, याद रहेगी बात। अब इसमें आपने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट कर दी, या आपने स्प्रिंटिंग वैसा मसल जूडो शुरू कर दी, जूडो।
तो मेंटेनेंस के साथ अगला काम क्या होगा, जुड़ों में मसल टूटते फूटते हैं, तो वियर एंड टियर को दूर करने के लिए आपको फिर प्रोटीन खानी है। ये वियर एंड टियर भी कवर करती है। रिपेयर, पहली है मेंटेनेंस, दूसरी रिपेयर, और तीसरा काम है मैं बॉडी बनाना चाहता हूँ, बॉडी बिल्डर बनना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं और प्रोटीन खाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसको ग्रो भी करना है। तो रिपेयर, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ग्रोथ, ये तीन काम प्रोटीन करती है। अगर आपने मसल ग्रो करना है, मसल को स्ट्रेंथन करना है, तो दोनों सूत्रों में आपको प्रोटीन खाना पड़ेगा। लेकिन एक फिक्रा लिख लें या याद रख लें, जो हम लोग गलती करते हैं, हमारे सामने 1 किलो बकरा आ जाता है, सारे खाने, इतनी कैपेसिटी आपके सिस्टम में मौजूद नहीं है। 30 ग्राम से ऊपर ये सिस्टम डाइजेस्ट नहीं कर सकता प्रोटीन। तो अगर आप किसी को गलती कर रहा है तो दूर करें। एक वक्त में प्रोटीन ज़्यादा खाने का फायदा बिल्कुल नहीं, मुझे पता है बहुत खाना है, ठीक, इसे तो मैं सुना रहा हूँ, ठीक है। इसको आप वक्फे दें, 3 घंटे 4 घंटे बाद दोबारा 30 ग्राम वाले, फिर ये मोस्ट इफेक्टिव होगी। अदरवाइज आपका पेट बढ़ा देगी, वो फायदा कोई नहीं होता, नुकसान हो जाएगा। तो ये हमारे अंदर गलती होती है कि हम इकट्ठा खाते हैं, हमारे जिस्म में इतनी ट्रांजिशन नहीं है बॉडी के अंदर, हमारा जो सिस्टम काम करता है उस तरह से उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता। तो ये आपके जहन में ये बात भी आ गई, यहाँ तक मुश्किल तो नहीं ना। अभी ये रिपेयर, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ग्रोथ, ये प्रोटीन के काम हैं। अब अगर आपने वो काम किए, आप मैराथन भागने वाले, तो आपने प्रोटीन खा खा के क्या करना, हमारा प्रोटीन, वो लड़का भी मैच में जाएगा, वो भी गोश्त खाने की कोशिश करेगा जो मैराथन भाग रहा है, और जो बॉडी बिल्डर है वो भी गोश्त खाने की कोशिश करेगा। तो इस वहम से दूर हो, आप अपनी एक्टिविटी के हिसाब से अपनी फूड को डिज़ाइन करें। आपने गाड़ी आपकी है पेट्रोल की, आप उसमें डीजल से उसको चलाते हैं, तो कितना जुल्म करते हैं आपने अपने जिस्म के साथ, अगर आप उसको समझ नहीं दे पाते। आपका पेट्रोल कार्बोहाइड्रेट में है, आप डाल इसमें डीजल यानी प्रोटीन डालने जा रहे हो, फैट डालने जा रहे हो। ऑयल, अब ऑयल करता क्या है, फैट जो है ये सेकंड सोर्स ऑफ एनर्जी है, पहले कार्बोहाइड्रेट है फिर फैट है। अब फैट बॉडी के अंदर करता क्या है, डॉक्टर क्या बताएंगे, फैट का यूटिलाइजेशन आपकी नजर में क्या है? LDL और HDL है, ठीक है, गुड फैट है, और दैट इज नॉट नोन एज गुड फैट। तो ये भी बॉडी की मेंटेनेंस करता है इन डिफरेंट लेवल्स, यानी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाता है, यानी और डिफरेंट लेवल पे मेंटेनेंस। डॉक्टर साहब जो है ना, ये इनसे लोगों से हमारी आपकी दोस्ती क्यों नहीं हो पाती पता है? ये लफ्ज़ सुन के मैं बहुत हो जाती है, ये बैठ नहीं सकते, समझे बात? हमारी टर्मिनोलॉजी में ये लफ्ज़ नहीं है जो ये बोल रहे हैं, आप लोग घबरा जाते हैं इनसे, और आपका कसूर नहीं है, क्योंकि उसकी वजह है क्योंकि उन्होंने साइंस पढ़ी हुई है, हमें आर्ट्स की मुश्किल से समझ जाती है। तो मैंने डॉक्टर साहब ये सारे मामला, क्योंकि मैं अमेरिका से ये साइंटिफिकली इसको अंडरस्टैंड करके आया हूँ, तो मैंने इसको जो भी बोलता हूँ ना अपनी जुबान में ट्रांसलेट किया, ताकि मेरा जो लिसनर है ना वो सुन सके, उसको बात समझ आ सके। तो इसलिए आपने बिल्कुल नहीं बनाना, मैं जो बात कर रहा हूँ उसके सामने कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ, सिर्फ लफ्ज़ को नहीं बोलूँगा, मैं ट्राइग्लिसराइड नहीं बोलूँगा, मैं ADP की बात नहीं करूँगा आपसे, समझे? आती भी हो तो नहीं करूँगा, क्यों? मुझे पता है कि मुझे भी लफ्ज़ समझाना पड़ेगा, बोल देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने आपको प्रोटीन कितने साल की समझाई। तो ये काम ये नहीं कर पाएंगे डॉक्टर आपके साथ, ये जब पढ़ाने आएंगे तो हमें बहुत जल्दी नींद आनी शुरू हो जाती है, 3-4 मिनट में हम सोने लगते हैं, तो जब पता चलता है हमारे पास की गेम नहीं। ये नहीं कि उनको काम नहीं आता, उनको काम आता है, हमारी पहुँच नहीं। तो इसलिए ये भी आपने अपने आप को समझ के आगे लेके चलना। हमारी जरूरत क्या है, हमें इसको इसलिए अंडरस्टैंड करना है न्यूट्रिशन को कि हम इसको यूटिलाइज कर सकें, बस। हमने इसकी साइंस किसी को नहीं पढ़ानी, हमें कोई जरूरत नहीं है परेशान होने की मालिक्यूल बनता है कैसे, लेकिन हमें ये पता तो कम से कम हो ना कि फैट नुकसान कितना करती है, हम फैट क्यों खाते हैं, इतनी अकल तो होनी चाहिए ना। तो जब फैट आप खाएंगे तो सबसे पहले तो ये मसल को स्लो डाउन करते हैं, स्पोर्ट्स में मसल की स्पीड चाहिए आपको, जहाँ मसल स्लो हुआ आपको उठा के बाहर मारेगा, आपकी थ्रो पीछे आ जाएगी। तो इसलिए फैट का सबसे बड़ा नुकसान ये है हमारे मसल को ये स्लो डाउन करेगा, तो हमें फैट का यूज नहीं करना। अब वो हमें 10% से नीचे रखने की कोशिश करनी है, लेकिन इतना भी कम नहीं करना कि आपकी डेथ हो जाए, इसकी भी एक लिमिट है, ठीक है। और दुनिया में ये अक्सर जो हमारे बॉडी बिल्डर्स हैं वो जिसम से फैट खत्म करते हैं और उसकी सूरत में उनको स्टीरॉइड या मुख्तलिफ चीज़ें खाते हैं और मौत का शिकार हो जाते हैं, और या उससे सीरियस साइड इफेक्ट होते हैं। तो ये चीज़ें भी आपके साथ साथ मैं सारी बातें क्लियर कर दूँ कि लिमिटेशन है। और अभी कुछ अर्सा पहले मैं गुड़गांव पढ़ाने गया था,
तो मुझे उन्होंने कहा कि आप, मैं इधर रहता हूँ खानपुर टैंक वाली साइड पर ज़्यादा, तो मुझे उन्होंने कहा कि ये इलाका तो हमारे गुलमत का बड़ा मशहूर है, तो आप वो बुद्धा को कहाँ तक समझते हैं बुद्ध मत को? मैंने कहा बाकी तो नहीं मैं समझता, लेकिन मुझे ये पता है कि बुद्ध मत में जो आपका महात्मा बुद्ध है उन्होंने एक चिल्ला काटा था 12 साल का। कितने साल का? 12 साल का चिल्ला काटा था, और चिल्ले में जब वो थे तो उसको तो चावल की चंद दाने और एक चम्मच दूध का, इस तरह की उनकी फूड थी। और उसको अगर आप वार्शिपिंग बुद्धा के नाम से लिखेंगे नेट पे तो पतला सूखा हुआ बंदा आपको नजर आएगा, जिसमें सिर्फ हड्डियाँ नजर आती हैं, मसल नहीं। लेकिन जब वो 12 साल के बाद उसने वो चिल्ला खत्म किया तो उसने एक फिक्रा बोला था दुनिया के लिए, जिसको हम नैना रवि कहते हैं। उसने कहा था कि जिंदगी इतदाल का नाम है। क्या किसी का नाम है? बस ये सारी न्यूट्रिशन जो है ना ये इतदाल पे है। फूड जो है ना आपका ये इतदाल पे है। प्रॉब्लम कहाँ पे है कि आपको खिलाड़ी का और अनाड़ी का फर्क समझा दूं। एक अनाड़ी बंदा है, वो कंप्यूटर पे बैठा हुआ, उसको प्यास लगती है, वो उसके पानी नहीं पीता, ये डैमेजिंग है उसके। क्या हुआ? प्यास लगी, और वो घरों में बच्चे ऐसे करते हैं, प्यास लगी है, घंटा बैठे रहेंगे, उसके पानी नहीं पिएगा। इंसानी जिस्म से बड़ा इंडिकेटर दुनिया के अंदर कोई नहीं। ये खुद बताता है, ये खुद मांगता है आपसे कि मुझे दो, खाना हो या पानी हो। और भाई याद रहेगी बात, तो जो अपने जिस्म को नहीं समझता, अपने ही मन में डूब के बाजा सरागे जिंदगी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है जिसके अंदर, वो बहुत ज़्यादा नुकसान में हो जाता है। और एक दिन में नहीं होता, ये फौरी तौर पर इसके साइड इफेक्ट नहीं आ जाएंगे, 1-2 मिनट में आ जाएंगे, लेकिन सालों बाद आते हैं और बहुत बुरे आते हैं। तो एक चीज़ तो अपनी आदत को ठीक रखें। इतदाल यही है कि जब आप खाते भी हो ना तो अंडरस्टैंड करना चाहिए किस चीज़ में कार्बोहाइड्रेट किन चीज़ों में होता है। वेरी सिंपल, आपका गला जितना है, फ्रूट्स हैं, ठीक है, सब्जियां हैं, मीठा जितना भी है इसमें। लेकिन ये बात है कि जितना आप लोग इन्वॉल्व होंगे, अंडरस्टैंड करके चलेंगे, आपको सारी चीज़ें आजकल तो नेट पर मिल जाती हैं। हम तो दौर के पढ़े हुए लोग हैं कि एक एक फिक्रा, एक एक लफ्ज़ 10-10 साल लगे ढूंढने में। आप तो टच करते हो, सारी बात सामने आ जाती है, आप वो टच नहीं कर रहे, आप टच से भी गए। इंसान मतलब ये है कि कदम लाएँ अपने अंदर। रास्ता मैं बताऊँगा, रास्ता बता रहा हूँ आपको कि आज आपको ये अंडरस्टैंड करना ही करना है। तो आपके सामने सारी फूड आ जाएगी, प्रोटीन कितने है और फैट कितने है और क्यों नहीं खानी चाहिए। फैट का कोई बंदा बता सकते हैं फैट कौन लोग खाते हैं स्पोर्ट्स के अंदर? एंडोरेंस कितनी? यूजुअली मोर देन 1 आवर। और कोई चीज? अब बात ठीक कर रहे हैं, बात को खुद कंफ्यूज कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा, मैं करता हूँ बात जी। गुड, अच्छा, दोनों आधी बात ठीक कर रहे हैं। जहाँ स्पीड इन्वॉल्व होगी वहाँ फैट इन्वॉल्व नहीं होगी। जिस इवेंट में आपने स्पीड से जीतना है ना, मतलब मैराथन तक, अब देखो पतले होते हैं, पतंग होते हैं, पतले पतंग होते हैं, वहाँ स्पीड इन्वॉल्व है। आपको रेस स्पेस से भागनी है, तेज भागनी है, तब जाके आप 2 घंटे 5 मिनट 4 मिनट में 42 किलोमीटर पूरे करते हो। और मैराथन को कोच भी रहा हूँ काफी अच्छा। अभी जो दूसरी बात आपने की, अगर उसका ट्रेनिंग सेशन 4 घंटे का 5 घंटे का, तो वो पराठा खा ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिसका ट्रेनिंग सेशन ही छोटा है, उसको तो पराठा जो है उसको हिलने नहीं देगा। एनर्जी जो है ये स्लो आती है, फैट से बहुत स्लो आती है, और कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी तो आपके मुंह से डाइजेस्ट होना शुरू हो जाती है। आपने कार्ब खाया 3% तो मुंह में डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। अब आगे हमारा प्रॉब्लम क्या है कि आगे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को ही समझने की कोशिश की करी। तो अगर वही बात है डॉक्टर साहब से पढ़ेंगे तो मुझे भी समझ नहीं आएगी, तो वो तो कानून का था, क्योंकि उन्होंने उसको मेडिकेशन के वाले से पढ़ना है। उन्होंने ऐसी फोकस ड्यूडिनम सारी चीज़ों कहानी, गट बैक्टीरिया सारा कुछ पढ़ना पड़ाना है। मेरा तो काम उससे है नहीं। मेरा काम ये है कि इसको जो मैंने खाया है कि जाता किधर है और कैसे इस्तेमाल होता है। आपका काम यही है, जो मैं आपको बताऊंगा, आप ऐसे लोगों को बताएं, कोई मसला नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने जो खाया वो आपके मैदे में गया। हम सारे मैदे का इलाज करते हैं, खुद भी करते हैं, डॉक्टर को खुद भी जाते हैं मेरा मैदा खराब हो गया। हालांकि हो सकता है डॉक्टर कहते हैं यार तेरी ड्यूडिनम में प्रॉब्लम है, तेरी छोटी आँख या बड़ी आँख में मसला है, तुम्हारी गट में मसला है। हम उस तक बात नहीं जानते, मैदे के अलावा नाम नहीं मिलेगी।
होगी। हालांकि मैदा सिर्फ 27% तक डाइजेस्ट करता है, तो उसका मतलब सारा काम तो उसके बाद हो रहा है। तो जब फिर हमारे दिमाग जैसे आगे बात ही नहीं जाती, तो फिर वो डॉक्टर का काम उसको छोड़ते हैं। हमने क्या किया, हमने जो खाया वो जिस्म जुज़्वे बदन कैसे बना, ये मेरी ताकत, ये मेरा बाजू कैसे हिल रहा है, मैंने जो खाया था उसकी वजह से कैसे मूवमेंट में। तो यार सोचो तो सही, मसला हल हो जाएगा। खाया, पेट में गया सारा कुछ, यहाँ से ये एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, मैदे से, छोटी आंत से, बड़ी आंत से, इवन गट से भी ये कन्वर्ट हो गए, तो ये सारा ग्लाइकोजन की सूरत में जिगर में पहुंचा। कहाँ पहुंचा है? ये एनर्जी सारी जिगर में पहुंच जाती है। अब जिगर में ये बढ़ी है, पहुंच गई है, जिगर में बढ़ी है। अब मेरा बॉडी मैंने मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, अब जिस्म ने एनर्जी मांगना शुरू कर, तो एनर्जी जिगर से क्या करेगी, ग्लाइकोजन जो है वो ब्लड में जाएगा, किसमें जाएगा, उसको हम ग्लूकोज कहते हैं। अब वो भागना शुरू हो गया, भाग भाग के कभी यहाँ पहुंचा रहा है, कभी यहाँ, जहाँ डिमांड आ रही है वहाँ पे वो ब्लड को पहुंचा रहा है, और वहाँ पे जो मसल में पहले से ग्लाइकोजन मौजूद है, अगर वो खत्म हो गया तो ये यूटिलाइज होना शुरू हो जाएगा। तो खाया पिया समझ आया जाता कि कैसे यूज होता है। अब ये इस्तेमाल ही नहीं हो रहा, तो फिर ये पेट बढ़ेगा और बिल्कुल बढ़ेगी, और क्या होगा, हमने खाया इस्तेमाल नहीं कर रहे उसको, जितना हमने खाया है तो हम मोटे होना शुरू हो जाएंगे। कौन सी रॉकेट साइंस है? अब बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या है आपका? 2400 है, 24 घंटे का। अगर आप 2500 भी खा गए और उधर आप सोए हुए लेटे हुए आराम से, तो 100 कैलोरी डेली आपके जिसमें जमा होनी शुरू होगी, आप मोटे होने शुरू हो जाएंगे। तो प्लीज कोई मुश्किल बातें नहीं है, कोई टेंशन वाला काम नहीं है, सिर्फ आपने तवज्जो देनी है। क्या करना है? तवज्जो देनी है। फैट जो है ये लॉन्ग डिस्टेंस रनर ही इस्तेमाल करता है, लेकिन जब उसने 500, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर बाद, उसको अल्ट्रा रेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्ट्रा रेसर कहते हैं। दूसरा आपने जो पार करने वाले की बात की, उसके अंदर स्टोर एनर्जी होगी तो वो लंबा चल जाएगा। अगर उसके अंदर स्टोर एनर्जी नहीं तो उसको एनर्जी साथ साथ लेनी पड़ेगी। वो भी आपने बात ठीक की है। मैडम ने बात की आता है, ठीक है, बच्चे सेशन में हैं उसको फैट खिलाएं, वैसे जो कम्पिटिटिव अगर उसने करनी है तो उसको प्रोटीन खिलाएं, उसकी मसल आपने स्ट्रेंथ लानी है। उसमें स्ट्रेंथ मसल की डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोटीन, इसमें कोई दो राय नहीं है। समझ रहे बात? अच्छा, अभी मैं चाहूँगा कि आप लोग कुछ क्वेश्चन करें ताकि मैं बात को मजीद एलेबोरेट कर सकूँ, क्योंकि ज़्यादा बहुत सारे चेहरे जो थकना शुरू होते हैं, तो वो उस लिहाज से। अच्छा जी, प्लीज क्वेश्चन है। ये जनरल आपको मैंने कंसेप्ट दिया है, इसके पीछे आपको बात पूछना चाहें तो बताता हूँ। सही बात है, ये बड़ी मुश्किल बात है कि फैट बॉडी को हर वक्त चाहिए, लेकिन कितनी? 20% मेल के लिए है, मैक्सिमम लाइन दे रहा हूँ, नीचे नहीं, मैक्सिमम 25%, 30% औरत के लिए। ठीक हो गया? औरत को ज़्यादा चाहिए फैट, क्यों चाहिए उस पर अलग बात है, लेकिन फिलहाल मैं एक और बात आपको समझाने लगा, उसी बात का जवाब देता हूँ। फैट अगर जिस्म से खत्म हो जाए तो आपकी जिस्म की सारी लुब्रिकेशन भी फैट में है, आपका खून खुश्क हो जाएगा, खून चलेगा नहीं आगे, वो लुब्रिकेशन उसमें उस फैट उसका सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। बाकी मैंने कहा सेकंड सोर्स ऑफ एनर्जी है, लेकिन सेकंड सोर्स ऑफ एनर्जी स्पोर्ट्स में जहाँ पे स्पीड इन्वॉल्व है वहाँ पे नहीं चाहिए। समझ रहे बात? सिर्फ एक दुनिया में ऐसी स्पोर्ट्स है जिसमें स्पीड भी इन्वॉल्व है और फैट भी बहुत है। सोचे जरा कौन सी है, देखिए आपने या सोमो रेसलर होते हैं, देखिए जापानी होते हैं, मोटे से दूसरे बड़े, देखे हाथ से देखे होते हैं, लेकिन जाने देते हैं दुनिया में स्पीडी वो सबसे ज़्यादा होते हैं, लेकिन बड़े बड़े होते हैं वो। आप उसको साइंस अगर पढ़ेंगे तो आपको हैरानी होगी, उनके जिस्म की ऊपरी लेयर जो है ना वो फैट होती है, मस्कुलर फैट नहीं होती। वो बड़ा कमाल है, बड़ी रॉकेट साइंस है। तो आप लोग डॉक्टर वगैरह जो है ना ये बड़े अच्छे आराम से समझ लेते हैं। आप मेरा तो बड़ा जोर लगा था, लेकिन उस मौजूद पर ध्यान नहीं करता, समझ रहे हैं? जी बड़ा फैट बर्न करते हैं, अपनी जिल्द को टाइट रखते हैं, मोटे होते जाते हैं, आप उससे फैट निकालोगे। देखिए ये बड़ी सादा सी बात है, आपके जिल्द है ना ये खुल गई। पहली बात तो ये ध्यान में रखें, कैपिलरीज सुना है वाली लफ्ज़, छोटी से छोटी शरीरें जो होती हैं, सबसे छोटी जो आपके ये मसल को हिलाते रहना होती है, ये 30-40 साल के बाद ये डैमेज होना शुरू होती है। ठीक हो गया?
और जब ये डैमेज हो जाती हैं तो ये दोबारा रिपेयर नहीं होती, और इसलिए आपको ये काम शुरू है। तो इसलिए फिजिकली एक्टिव रहा करें। मतलब आप इमरान खान की मिसाल ले लें, बाकी पॉलिटिक्स को छोड़ दें, तो उसको आप यूँ करता नहीं देखेंगे, लेकिन वही आप जरदारी को देखें, उसी एज ग्रुप का यूँ करते हैं, तो इफेक्ट तो है ना। तो ये आप लोग अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखें, अपने आसपास के माहौल को रखें। आप मैं प्लीज़ आपसे बार बार कह रहा हूँ, इस कौम की हेल्थ की बात आप लोगों को नहीं करनी, आप सीखेंगे के बाद, आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे। तो ये मैं अपने पेज पे भी बड़ा जोर लगा रहा हूँ, पाकिस्तान स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एसोसिएशन के नाम पे है। आप वहाँ से चीज़ें देखिए, मैं छोटी छोटी बातें कर रहा हूँ, बहुत बड़ी बातें नहीं, क्योंकि मेरे कंसीविंग एंड पे आपकी तरफ से रिस्पॉन्स उस लेवल पे नहीं आ रहा जिस लेवल पे दूसरी कौम रिस्पॉन्ड कर रही है। मैं 27 मुल्कों में पढ़ाता हूँ, सबसे ज़्यादा मुश्किल मुझे अपने मुल्क में हो रही है, जहाँ मेरी जुबान भी अपनी, लोग भी अपने, समझ रहे हो ना। क्यों? ये रियलाइजेशन के बगैर काम नहीं चलेगा। मेरे प्लान क्या होता है, आपको साथ ही नहीं जाएगा आपका, तो आपका साथ जाके तो नेट का दौर है, मेरी जरूरत ही नहीं है। मैं सच बोल रहा हूँ, आपको मेरी जरूरत कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हो सकती है, लेकिन इन्फॉर्मेशन कैसे करना तो मैंने कोई काम नहीं है ना। आप फैट लिखें क्या करती है, थोड़ा धड़ आ जाएगा, फैट क्या करती है। लेकिन ये जो रियलाइजेशन बात हुई है ना, जो मौजूद आपसे डिस्कस हुआ है, इसके बगैर चारा का अलग हो, अपने लोगों को, अपनी नकल के लोगों को ये समझा दें कि स्पोर्ट्स सिर्फ परफॉर्मेंस का नाम नहीं। जिद करें आप, मैंने जिद की है तो कामयाबी मिल रही है ना। मेरे आसपास के हर बंदा इसके चक्कर में पड़ गया है, तो ये जरूरी है हमें अपने आप को ठीक रखना है, अपनी पर परफॉर्मेंस पर ध्यान देना है। अपनी पर परफॉर्मेंस मेरी क्या है, मुझे आप 8 घंटे यहाँ खड़ा करो, मेरा काम है, मैं पढ़ा लूँगा। अगर मैं 2 घंटे में थक गया तो मैं भी फिट नहीं हूँ ना। तो दिस इज द पॉइंट। तो आप लोगों को शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। Yes, it's a good question. In all senses, it's a good question. आप एक प्लेट लेते हैं, आप सपोज, पहले आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि फूड में होता है। आप एक टमाटर लें 100 ग्राम का, और एक लें गुलाब जामुन ले लें 100 ग्राम, तो आप हैरान होंगे कि जो टमाटर है ना 100 ग्राम का, इसके अंदर 20 कैलोरीज से ज़्यादा नहीं, 20-25%। क्यों? 94% तो उसमें पानी होता है। 6 को आप 4 से ज़्यादा 24 हो जाएगा, तो उसमें 24 कैलोरीज होती हैं। वही आप गुलाब जामुन लेना, उसको देखें, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी है, उसके अंदर ऑयल भी है, उसके अंदर खोया भी होता है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, सूजी भी होती है, सारी मिला के उसकी कैलोरीज बनती हैं 500। समझ लो, पहले आपको फूड को अंडरस्टैंड करना है, परसेंटेज बनाना, तो मसले को जी मैंने सुना ना, पहले ये बात अंडरस्टैंड किया आपने। अब जब एक रसगुल्ले की आप निकालेंगे ना सारी, तो आपको परसेंटेज उसी से अंदर आनी शुरू होगी। आप परसेंटेज निकालना, इसमें कोई काम नहीं। मिसाल के तौर पे एक और मिसाल दे देता हूँ कि आपने एक बिरयानी की प्लेट रखी है सामने, उस बिरयानी की प्लेट में आपकी 100% फूड है, यानी उसमें आप समझिए 600 कैलोरीज मौजूद है। लेकिन अगर उसमें चिकन नहीं है तो आपकी प्रोटीन नहीं है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट। तो ये खपना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। उसके अंदर आपने कहा चाहते हो कि फैट डाली है, क्या है फैट? उसके अंदर आयल, जिसमें उसको पकाया आपने। अब वो आयल जो है वो कितने चम्मच है? तो जब आप इसमें आएंगे, मैंने आटा जो है कि मसाला आपको दे देता हूँ कि मुझे नहीं समझ आ रही थी कि रोटी में कितनी कैलोरी है, बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। मैंने इस पर एफर्ट की। सबसे पहले अपने घर में मैंने एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि रोटी के अंदर पानी होता है, जो रोटी जो नरम होती है ना, तो पानी की वजह से नरम होती है। तो 1 किलो आटा लिया, उसको पानी में गूंदा, उसके हमारे घर में बनी है 7 रोटी। क्या बनी? 7 रोटी। तो अब 7 रोटियों में वो 1000 ग्राम 1 किलो आटा था, उसमें थी 4,000 कैलोरी। तो 7 रोटियों में उसको डिवाइड कर लिया, तो आपकी एक रोटी में आपकी 150 के करीब कैलोरी आ। तो ये है कार्बोहाइड्रेट निकल आई। इसी तरह फैट निकालेंगे, इस तरह प्रोटीन निकालेंगे जब चीज़ों के अंदर से। तो आपको फिर एक आखिरी बात और लिख लें, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरीज होती हैं, 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज होती हैं, और 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होती हैं। अब वो पैमाने आपको समझने पड़ेंगे, फिर ये बात बहुत आसान है। तो ये चीज़ें मैंने कहा ना, आप सिर्फ मेरी आज के लेक्चर से इतनी मोटिवेशन ले लें कि आपने इसको समझना है, मुझसे रब्ता करें, मैं आपको वैसे ही बता दूँगा सर। समझ आना, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन आपकी तरफ से सवाल आना चाहिए,
फिर बात मजा आता है बात करने का। बहरहाल जी प्लीज। इंसान हम लोग तकरीबन अभी 6-7 अरब इंसान हो चुके हैं दुनिया के अंदर, ज़्यादा ही हो गए, कम नहीं। अल्लाह ताला ने हमें एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ बनाया, यूनिक बनाया। आपका मौजूद अगर मैं इधर डिस्कस करूँगा तो बहुत सारे लोग जो थोड़ी बहुत मेरी बात समझे वो भी कंफ्यूज हो गए। तो ये ध्यान में रखिएगा कि हर बंदे के रिस्पॉन्सेज ट्रेनिंग के और खाने के टेस्ट डिफरेंट होते हैं, वो एक अलग चीज़ है। और साइकोलॉजिकली तौर पर भी मामला होते हैं, फिजिकली और कुछ चीज़ों की आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। आप इस चीज़ को समझते हैं ये थोड़ी है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा होती है। मिसाल दे दी कि अगर 3 रसगुल्ले खाएं तो 24 घंटे कुछ खाने की जरूरत नहीं है। आपकी वैसे मेटाबॉलिक रेट तो पूरा हो जाए, लेकिन 3 रसगुल्ले तो आपका शुगर है, आप 3 टाइम पर खाना भी खाते हो। तो ये चीज़ें ना आपकी अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ आप खुद ही एडजस्ट कर लोगे। बाकी आपको डिटेल में अलग से बताऊँगा इसको पूरा समझ के। अच्छा काम करने वाला नहीं, क्योंकि मेरा टाइम भी खत्म हो गया है। जी डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, बड़े समझदारी से उन्होंने बातें की हैं, चाहे जो भी उन्होंने की हैं उससे समझ आई मुझे बातों की। आप भी सुनने ध्यान से। मैं बात कर रहा हूँ कि आपने परसेंटेज ऊपर नहीं लेके जाना। आपको अल्लाह जैसी चीज़ दे मुझे और दे, लेकिन मैं किसी का बंद करने वाला नहीं हूँ। मतलब ये कि मेरी बात को भूखा मर जाएगा। पॉइंट इज दिस कि आपने परसेंटेज को कंट्रोल करना है, मैंने उस पर जोर दिया है। बाकी क्वालिटी फूड है, अगर वाले बाल में जाएंगे आए तो वो भी आएगा, और वो जो गाँव से आता बंदा खा रहा है वो भी आएगी है ना, वो भी फैट है। लेकिन आपको अगर अल्लाह ने अच्छी दी है तो अपना इनकम आपकी अच्छी है तो आप अच्छा इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आप बुरा या अच्छा दोनों जैसे कि अगर ज़्यादा खाते हैं तो आपको उतना ही उससे ज़्यादा नुकसान दे जो दूसरा, क्योंकि जितना फ़ायदा पहुँच जा रहा है क्वालिटी आपकी ठीक है, उतनी क्वालिटी से नुकसान भी देगा। तो ये आप भूल जाते हैं। इसलिए हम देसी घी के जो पराठे बंगाल के खाते होते अपनी फूड को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यही सारी जिंदगी है और कुछ नहीं है। अंधेरा था तो कदम रास्ते पे थे, ये रोशनी मुझे मंजिल से बहुत दूर ले आई। इस चक्कर में पड़ जाना। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा डिप्टी चीफ पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और डोपिंग पे आपको लेक्चर देंगे। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से वेलकम टू ऑन हियर, और मेरी तरफ से सलाम कबूल कीजिए। ये अच्छा ब्लेंड है यंगस्टर्स का और सीनियर्स का, और मेरा ख्याल है कि ये अच्छा मौसम जो है ये सिर्फ इस अच्छे ब्लेंड को वेलकम करने के लिए हुआ है। अदरवाइज मौसम इतना प्लेजेंट नहीं था इस्लामाबाद का फॉर द लास्ट 3-4 वीक्स, और आपको यहीं बैठे मरी का मौसम एंजॉय करने को मिल रहा है, तो इसको फुली एंजॉय कीजिए। राणा साहब ने आपको न्यूट्रिशन के बारे में बताया, थोड़ा सा न्यूट्रिशन को कंट्रोल कीजिए। और सारे सवाल मैं देख रहा था कि जब से मैं बैठा हूँ फीमेल्स की तरफ से आ रहे थे, जिससे पता चलता है कि फीमेल ज़्यादा सेंसिटिव है टुवर्ड्स कैलोरी इनटेक के बारे में शायद एज कम्पेयर टू द मेल साइड। ऐसे ही है ना जी? तो राय साहब कितना टाइम है ताकि मैं उसी में उस तरीके से बात कर सकूँ? ओके, मैं चाह रहा था कि मैं आपकी चाय या रिफ्रेशमेंट में ऐसे बैरियर ना बनूँ, तो उतनी सी बात करूँ कि ताकि आप शौक से सुने और आपको पता हो। काफ़ी सीनियर लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। रवि साहब खासतौर पर सबके सामने आपसे अपॉलॉजी करता हूँ, आपने 4-5 कॉल्स की और मैं उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर सका। उसकी वजह यही है कि जब इस तरह स्टेज पे होते हैं या किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के अंदर होते हैं तो उसके अंदर यही होता है कि चीज़ें तैयार करके जल्दी जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करनी होती है। अभी भी आपने देखा कि राणा साहब लेक्चर दे रहे थे तो मैं ऊपर एक रिपोर्ट राइटिंग कर रहा था, तो जैसे राणा साहब की कॉल गई है तो मैं नीचे आ गया। तो दिस वाज द इशू।
क्योंकि रजी साहब हमारे खिलाड़ी होना एक तरफ, कोचिंग के लेजेंड हैं, बड़े पढ़े लिखे कोच और बहुत सब्र थामने वाले, लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम। बाकी लोग भी हमारे माशाल्लाह बैठे साइकिल से और बहुत सारे चीज़ें शनासा भी हैं। तो हम बात करना चाह रहे हैं डोपिंग का, कि डोपिंग है क्या, और ये बहुत ज़रूरी है। राजी साहब ने इस फोरम से, क्योंकि आप हमारी यूथ की जिस लॉ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है इस इशू पर बात करना, और इसकी अवेयरनेस उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी उन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ किया है और आगे जैसे जैसे वो अपने आप को एलिवेट करते हैं टुवर्ड रिस्पेक्टिव कैरियर्स, तो डोपिंग आगे एक बैरियर के तौर पर सामने आता है। तो इसलिए इसका जानना, बाकी इशूज़ का जानना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये एक ऐसी गेम है जिसके बारे में मैं हमेशा कहता हूँ कि कुछ लोगों के बारे में वो हार कर जीत जाते हैं। मैं कहता हूँ कि ये इसकी मिथ यूँ है कि कुछ लोग जीत कर भी हार जाते हैं। वो मेडल पहने हुए पोडियम पर खड़े होते हैं कि दूसरी तरफ आ जाता है कि वो पॉजिटिव डिक्लेयर हो गया, तो सारा डिसग्रेस में बदल जाता है। इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस को आप ज़रूर अपने सामने रखिए और अपने एथलीट्स को हमेशा एजुकेट कीजिए। तो हम थोड़ा सा जानेंगे डोपिंग है क्या। मैं इसकी एकेडमिक या इंटेलेक्चुअल साइड पे नहीं जाता, सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि क्या है डोपिंग। सादा से अल्फाज में इसको यूँ समझिए कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने कुछ कायदों ज़वाबित बना दिए, कुछ बैरियर्स लगा दिए, हमें उन कायदों ज़वाबित को फॉलो करना है और उन बैरियर्स को क्रॉस नहीं करना। दिस इज डोपिंग एक्चुअली। या अपनी समझ के लिए अगर चाहते हैं कि कुछ चीज़ें, सम सब्सटेंसेस, कुछ प्रोसीजर्स, उन जिनके जरिए कोई एथलीट वक्ती तौर पर अपनी परफॉर्मेंस इनहेंस कर लेता है, उससे मना किया गया है, हमें उससे मना देखना है। यही हमारी लिमिट्स है। जब हम इसको क्रॉस करेंगे तो हम फॉल कर जाएंगे किसी वायलेशन में या किसी ड्रग टेकिंग में, डोपिंग में, जिस पर हमारे कैरियर के आगे फुल स्टॉप लग जाता है। अब कौन से तरीके हैं, कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हमें मना किया गया है और कौन कौन से तरीके अडॉप्ट करके हम डोपिंग करते हैं, यदि हम अपनी परफॉर्मेंस को वक्ती तौर पर किसी मेडिसिन की मदद लेकर, किसी प्रोसीजर या मेथड को अडॉप्ट करके इनहेंस कर लेते हैं, हम मेडल जीत जाते हैं। तो दिस इज स्पेसिफिक टाइप ऑफ चीटिंग है। स्पोर्ट्स अब्यूज का वर्ड मैं इसलिए हमेशा यूज करता हूँ। इससे हमेशा बचना है। दुनिया के अंदर कौन कौन से तरीक़ेकार हैं जिससे डोपिंग की जा रही है। अगर आप किसी सर्च इंजन पे जाएंगे, गूगल से पूछेंगे, किसी इंसाइक्लोपीडिया के ऊपर क्लिक करेंगे, तो वो आपको नंबर ऑफ इसकी टाइप्स बता देगा कि ये डोपिंग की टाइप्स है। लेकिन जस्ट टू अंडरस्टैंड, सिर्फ 3 टाइप्स पर हम बात करेंगे, उसके अंदर सारी किस्म की डोपिंग आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल ड्रग्स डोपिंग। बहुत सारे एथलीट ड्रग लेते हैं जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस वक्ती तौर पर इनहेंस हो जाती है। ड्रग्स के अंदर अब मजीद कैटेगरीज हैं कि कोई ड्रग्स जो हैं वो उनकी बेसिस इंटॉक्सिकेशन पे हैं, यानी उनमें नशा होता है। कुछ ऐसी ड्रग्स भी हैं जिनमें नशा नहीं है। तो ये दोनों तरीके की जो ड्रग्स हैं, ये इनको हम कहते हैं कि दीज आर डोपिंग थ्रू ड्रग्स। दूसरा इसका तरीकेकार ये है ब्लड डोपिंग। अब मेरा ख्याल है कोचिंग साइड पे तो सबको पता होगा, अगर नहीं पता तो इस पर बात कर लेते हैं। ब्लड डोपिंग क्या है? कोई एथलीट अपनी परफॉर्मेंस इनहेंस करने के लिए अपने जिस्म से ही ब्लड निकालते हैं, 1-2 बैग निकाले, तो रिटेन कर लिया, और चंद दिन के बाद जब बॉडी के अंदर उनका अपना ब्लड लेवल पूरा हो जाता है तो वो वही निकाला हुआ ब्लड दोबारा से इंजेक्ट करते हैं। उसमें क्या होता है कि जो आरबीसी काउंट है वो बढ़ जाता है, यानी रेड ब्लड सेल्स की तादाद बढ़ जाती है, जिसके नतीजे में क्या होता है, परफॉर्मेंस क्यों एनहांस होती है। यही सोचने वाली बात है। जिस बॉडी के अंदर या जिस ब्लड के अंदर आरबीसी काउंट बढ़ेगा, उसके अंदर ऑक्सीजन कैरी करने की सलाहियत बढ़ जाती है, तो उसको वक्ती तौर पर इसका एडवांटेज मिल जाता है। इसलिए इससे भी वाडा ने मना कर दिया है कि ये मेथड है, क्योंकि इसमें आप ड्रग नहीं ले रहे, आपने एक मेथड अडॉप्ट किया है, प्रोसीजर अडॉप्ट किया है। अच्छा, इसमें ब्लड एथलीट का अपना भी हो सकता है,
किसी दूसरे का ब्लड भी हो सकता है। गॉट माय पॉइंट? समझ आ रही है इसमें? तीसरी किस्म की डोपिंग है जीन्स डोपिंग, यानी मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स या कहते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ जीन्स। ये इनफैक्ट मेडिकल साइंस के अंदर एक तरीका इलाज है। किसी बीमार को इंजेक्शन लगाते हैं कि उसके जो बीमार जीन्स हैं उनको ओवरकम किया जाता है हेल्दी जीन्स के साथ। तरीका इलाज की हद तक ये बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन जब आप अपनी परफॉर्मेंस एनहांस करने की कोशिश करते हैं, आप जीन्स मैनिपुलेट करते हैं, तो वो एक ममनुआ तरीका है। लिहाजा जीन्स डोपिंग हमारे यहाँ तो कम है, हमारे ब्लड डोपिंग पर इंसार करते हैं या ड्रग्स डोपिंग पर इंसार किया जाता है, लेकिन जो मॉडर्न वर्ल्ड है जिनके पास टेक्नोलॉजी है, टेक्निक्स हैं, वो जीन्स डोपिंग करते हैं। तो ये 3 एरियाज हैं डोपिंग के मेन, जिनका जानना आपके लिए जरूरी है और ये एजुकेशन अपने एथलीट तक पहुँचाना चाहिए। अब देखने वाली बात यह है कि क्यों हम इनसे मना करते हैं। एक एथलीट अगर परफॉर्मेंस एनहांस कर लेता है तो हमें उससे क्या तकलीफ है या इंटरनेशनल बॉडीज को क्या तकलीफ है? दरअसल जब भी आप किसी किस्म की डोपिंग करते हैं तो आप कुदरत का एक निज़ाम जो अल्लाह ने इंसानी बॉडी में रखा है, आप उसको सारे को डिस्टर्ब करते हैं, जो बेस कर रहा है आपका हार्मोन्स पर। तो आप अपना हार्मोनल डिसऑर्डर करने की वजह से अपने जिस्म का नुकसान करते हैं। जैसे मैंने कहा कि ड्रग्स डोपिंग में आप देखिए बहुत सारे एथलीट मुख्तलिफ किस्म के अद्वियात इस्तेमाल करते हैं। जब हम ड्रग्स डोपिंग कहते हैं तो इसका मतलब है कि ड्रग्स की एक बड़ी वास्ट रेंज है जिसका इनटेक हमारी परफॉर्मेंस एनहांस करता है। जैसे इंटॉक्सिकेटेड बेस जो है उनमें आप देख सकते ओपियम है, शहद लिक्विड है, ये सारी चीजें आपका कोई ना कोई आपकी सिम्पटम बॉडी के अंदर एनहांस कर देती है। कुछ ऐसी अद्वियात भी हैं जिनमें नशा नहीं है, लेकिन वो आपकी बॉडी के लिए जहर है। अगर कोई ग्रोथ हार्मोन्स के इंजेक्शन लगा रहा है तो वो क्या करता है, उसको वक्ती तौर पर उसकी हार्मोन की ग्रोथ तो हो जाएगी, लेकिन जो अल्लाह ने एक निज़ाम रखा है वो उसको डिस्टर्ब कर देगा। अगर कोई बीटा ब्लॉकर यूज करता है, बीटा ब्लॉकर्स भी एक बड़ी वास्ट रेंज है अद्वियात की। बीटा ब्लॉकर से क्या होगा, वो वक्ती तौर पर, और ये बीटा ब्लॉकर्स का आमतौर पर इस्तेमाल है शूटर्स में, जो निशाने वाली चीजें हैं, ये स्नूकर में, और ये जो आर्चरी वाले हैं, ये आमतौर पर कि अपने टारगेट को अच्छे तरीके से ले सके, वो इतना भी बर्दाश्त नहीं करते कि उनके लिए जो हार्ट बीट है या ब्लड सर्कुलेशन की जो छोटी मोटी वाइब्रेशन है, इसको क्यों कंट्रोल करना चाहते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए वो ऐसी अद्वियात जो बीटा ब्लॉकर्स ग्रुप के अंदर आती हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, और फिर उनका फ्रीक्वेंट इस्तेमाल उनके दिल पर जो असर करता है वो आहिस्ता आहिस्ता कार्डियक अरेस्ट की तरफ ले जाता है। कंटिन्यूसली जो उसका इस्तेमाल है वो इस तरह की बीमारियों का बायस बनता है। इसी तरह कुछ लोग स्टिमुलेंट्स यूज करते हैं। अब स्टिमुलेंट्स से ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, और ब्लड प्रेशर जैसे कॉन्स्टिपेशन को मदर ऑफ ऑल डिजीजेस कहते हैं, इसी तरह ब्लड प्रेशर भी एक पूरी सीरीज बहुत सारी बीमारियों की निशानदेही करता है। इसी तरह और बहुत सारी चीजें, जैसे कुछ लोग डायरेटिक्स का यूज करते हैं। डॉक्टर साहब का कुछ बताया, डॉक्टर साहब यहाँ पर हैं तो मेडिकल के, अच्छा मेडिकल वो थोड़ा जहाँ पर किसी क्लैरिफिकेशन की जरूरत हो तो उनसे क्लैरिफिकेशन लेकर होंगे। अब जो डायरेटिक्स का यूज है, इसमें आप देखिए कि ये वेट लूज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ पर वेट कैटेगरीज की स्पोर्ट्स हैं और कोई बड़े वेट वाला नीचे वाले वेट पे आना चाहता है तो अपना वेट रिड्यूस करने के लिए डायरेटिक्स और इस तरह की मेडिसिन लेते हैं। एक तरफ तो अपना वेट लूज कर रहा होता है और दूसरी तरफ ये डोप मास्किंग एजेंट का काम करता है, क्योंकि यूरिन बार बार पास होता है, तेजी से पास होता है, तो ख्याल ये किया जाता है कि बॉडी के अंदर अगर किसी ने डोपिंग की तो बॉडी के अंदर जितने वेपर्स हैं वो तेजी से निकलना शुरू हो जाते हैं। जी यस, वाटर रिटेंशन ऑफ कोर्स, और ये किडनीज का फेलियर की तरफ चला जाता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं ज्यादा डिटेल से चीजों में नहीं जा रहा, एक तो आधा घंटा मैं इसको 25 मिनट में खत्म करना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी चाय रिफ्रेशमेंट वो मुझे ज्यादा अजीज है, लेक्चर तो फिर भी होते हैं। अच्छा, अब ये इसमें ये हमने बात की है कि 3 तरह की डोपिंग है क्या, इसकी किस्में क्या है और ये किस तरह से हमारी बॉडी को
तकलीफ में डालती है। यानी अगर ऐसा भी माजी में जिस तरह हुआ कि डोपिंग की गई लेकिन वो डिटेक्ट नहीं हो सकी, मेडल भी ले लिया, इवन देन भी आप समझते हैं कि जब हमने अपनी सेहत का नुकसान किया तो फिर हमने बहुत कुछ खो दिया। यानी मेडल तो जीत लिया लेकिन अभी हेल्थ का हमने बेड़ा कर दिया। इसलिए इन चीज़ों से बचना बेहद जरूरी है। अब इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स की जब बात करते हैं, जैसा मैंने कहा कि किसी स्टेज पर बाज मेडिसिन जो है वो आपके कार्डिक अरेस्ट, कार्डिक डिजीज की तरफ जाती है, बाज किडनी फेलियर तक चली जाती है, किडनी पर इफेक्ट करती है, लिवर का आपका बहुत बड़ा फंक्शन है, लिवर को जाकर डैमेज करती है। इसी तरह और बहुत सारे इफेक्ट्स आते हैं, जैसे फीमेल साइड पर जब कोई ज़्यादा कंटिन्यूएशन ड्रग्स या डोपिंग का इस्तेमाल किया जाता है तो उनकी आवाज़ चेंज हो जाती है और उसकी रीज़न डॉक्टर साहब आपको डिटेल से बताएंगे। उनके वोकल कॉर्ड्स और जो वोकल बॉक्सेस की जो वॉल्स हैं ये थिकनेस आ जाती है और उनकी आवाज़ के अंदर वो जो एक ख़वातीन की आवाज़ की खूबसूरती है, सॉफ्टनेस है, रसवानियत है, वो खत्म होकर हम मर्दों की तरह बोलना शुरू कर देती हैं। और आप यस, वो मैंने स्टार्ट पे कहा कि इन तमाम तरह की डोपिंग जो है ये आपके हार्मोनल डिसऑर्डर का बायस बनती है। अल्लाह ताला ने हार्मोन्स की तरतीब रखी है, हम उसमें कमी बेशी जब करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं तो हम अपने आप ना सिर्फ इम्यून सिस्टम को हम नुकसान दे रहे होते हैं, इस तरह की बहुत सारी डिजीजेस को हम इन्वाइट कर रहे होते हैं। इसी तरह फर्टिलिटी रेट का इसका बहुत असर पड़ता है। और कुछ अर्सा पहले, अब मैंने तो लेटेस्ट तो उसको नहीं देख सका, कुछ अर्सा पहले मैंने 2-3 जगह के रिसर्च पेपर देखे कि दुनिया के अंदर जितने बड़े बड़े एथलीट्स हैं सबसे कम बच्चे उनके हैं, मेल को या फीमेल को। उसकी वजह उन्होंने कहीं ना कहीं जिंदगी के अंदर डोपिंग की होती है और ये डोपिंग जो है वो आपका फर्टिलिटी सिस्टम को वीक कर देती है। बाकी डोपिंग स्पोर्ट्स के अंदर ही सिर्फ नहीं है, वैसे आमतौर पर जो लफ्ज़ जो डोपिंग है ये फिजिक्स के अंदर भी इस्तेमाल होता है। इसकी असल टर्म वहाँ से ली गई है और वहाँ पर डोपिंग से मुराद मैटर और मेटलर्जी का एक सब्जेक्ट है बहुत बड़ा, उसके अंदर डोपिंग पढ़ाया जाता है कि डोप है क्या, यानी किसी भी प्योर किसी भी प्योर एलिमेंट या धात को इम्प्योर करने के लिए, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए किसी दूसरी धात का उसके अंदर मिलाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल सिल्वर है, थोड़ा कमजोर है, उसके अंदर जब आयरन का मिक्सचर कर दिया जाए तो सिल्वर स्टील बनता है तो स्ट्रेंथ पकड़ देता है। ये है डोपिंग का कॉन्सेप्ट। स्पोर्ट्स के अंदर इसके आने की वजह, इसका बेसिक जहाँ से ये शुरू हुआ वो डोपा एक ट्री का नाम है, प्लांट का नाम है जो नेचुरल है और इधर अफ्रीकन लैंड्स का वो पौधा है। वहाँ से पुराने ज़माने में लोग उसकी छाल उतार कर पानी के अंदर बॉयल करके उसका इंटेक करते थे, जिससे एनर्जाइज होते थे, एनर्जी फील करते थे, जहाँ से ये वर्ड डोपा से डोपिंग के अंदर कन्वर्ट हुआ। और फिर इसका बेतहाशा इस्तेमाल फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर हुआ, जहाँ पर फौजियों को बड़े पैमाने पर मैसिव लेवल पर उनको इस तरह की मेडिसिन दी गई, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वार में तो आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री काफ़ी आगे आ चुकी थी। उन्होंने इस तरह के केमिकल कंपाउंड और मेडिसिन तैयार की मुख्तलिफ साल्ट को मिलाकर, जिससे फटीग कम होती थी। वो फौजी दस्ते जो कई हफ्तों से रेस्टलेस थे उनको मेडिसिन दी गई, जिनको नींद की ज़रूरत थी उनको मेडिसिन दी गई, जो जख्मी थे उनको एंटी पेन किलर या पेन किलर के तौर पर वो चीज़ें दी गई। तो सबसे बड़ा इस्तेमाल इनका मैसिव लेवल फौजियों के ऊपर हुआ। इसके साथ साथ स्पोर्ट्स के अंदर भी ये चलता रहा। एशियन जो आपकी ओलंपिक्स है उसके अंदर भी लोग मुख्तलिफ नबाताती मशरूबात का ब्लेंड करके इनटेक करते थे, जैसे फिग्स और मशरूम का ब्लेंड तैयार किया जाता था, उस वक्त भी लोग लेते थे। लेकिन उस वक्त ना तो बड़ी बड़ी कोई लेबॉर्ट्री टेस्ट मौजूद थे, ना इस तरह की टेक्नोलॉजी थी। ज़ाहिरी तौर पर जो कदो खाल से पता चलता था, जैसे चेहरे पे बाल आ जाना या किसी की परफॉर्मेंस एकदम से डबल ट्रिपल हो जाना, मल्टीप्लाई हो जाना, उस पर वो पकड़ते थे। लेकिन जदीद दौर में, इस दौर में जबकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने तरक्की की है, तो साथ साथ इसको पकड़े जाने के मैकेनिज्म भी बहुत हो। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने पहले अपने तौर पर थ्रू मेडिकल कमीशन और उसके बाद एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन वाडा के नाम से बना दी, जो अब जिसका स्पेसिफिक काम ही ये है। और उन्होंने अब तो वाडा कोड के नाम से पिछले कई साल से एक कानून बाकायदा मुरतब कर दिया है
तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इस मौके पर कि एक तो हमने ये 3 टाइप्स ऑफ डोपिंग इसको जानने की कोशिश की है। इसके साथ कुछ चीज़ें और भी हैं कि आपने ना तो ब्लड डोपिंग की है, ना ही आपने ड्रग्स डोपिंग की है, ना ही आपने जीन्स मैनिपुलेट किए हैं, लेकिन फिर भी आप डोप पॉजिटिव डिक्लेयर हो जाते हो। इसकी क्या वजह है? मैं ये बात आपको कोचेस को खासतौर पर ये बताना चाहता हूँ। जी आप आपके एरिया आसपास में कहीं ड्रग्स यूज होते हैं या आपके किसी भी एथलीट के रूम से निकलती हैं या उसके कोलीग के पास या आसपास के एरिया में किसी भी जगह पे ऐसी ड्रग्स यूज हो रही है, आपका उससे लिंक या आप वहाँ रह रहे हैं तो वो भी आपका डोपिंग में अकाउंट होता है। बिल्कुल आप कुछ कह रहे हैं? ऑल टाइप ऑफ पेन किलर्स, ऑल टाइप ऑफ कफ सीरप्स, इनके अंदर वो सब्सटेंसेस वो साल्ट मौजूद हैं जिनसे मना किया गया है। इसीलिए अगर किसी एथलीट को कोई मेडिसिन लेनी हो तो सबसे पहले उसे अपने मेडिकल ऑफिसर से बात करना होती है और वो उसका प्रेस्क्रिप्शन जब डिज़ाइन करता है तो उसके ऊपर लिखता है कि इसको फॉर द पर्पज ऑफ ट्रीटमेंट इतनी क्वांटिटी अलाउ है। अब जब उसका वो मेडिसिन लेता है और उसका कहीं कोई डीसी उसको पकड़ लेता है कि जी आपकी सैंपलिंग चाहिए, वो सैंपल पॉजिटिव आ जाता है तो वहाँ उसको मुजरिम डिक्लेयर नहीं किया जाता अंडर एनालिसिस। तो उसका वो जो डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन है वो देखते हैं कि इसमें कितनी क्वांटिटी डिक्लेयर की गई। अगर वो विद इन द लिमिट है पॉजिटिव लेकिन विद इन द लिमिट है तो उसको एग्जेम्पशन है। अगर उस क्वांटिटी को उस लिमिट को क्रॉस करता है तो फिर वो डोप पॉजिटिव डिक्लेयर होगा। अभी तक कोई ऐसी चीज है जो सुपर फूड्स है उसमें कोई इस तरह की चीज अभी सामने आई नहीं है। सुनिश्चित बात हो सकती है, आपने ठीक सुना होगा, लेकिन जब हम देखते हैं हम रिसर्चर्स पे नजर रखते हैं तो उसमें भी ऐसी कोई चीज आई नहीं है। उसके साथ इसकी ब्लेंडिंग होकर हो सकती है, जैसे आपने अंजीर और इसको मशरूम को अलग अलग ले तो कोई नहीं, लेकिन इनका ब्लेंड याद करें तो वो लीडिंग टुवर्ड्स डोपिंग। देखना पड़ेगा कि उनकी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो है क्या, जो एनर्जी ड्रिंक आप ले रहे हैं उसमें कौन सी चीज़ें हैं। इसीलिए वाडा जब अपनी लिस्ट जारी करता है हर साल 1 जनवरी एवरी ईयर वो अपनी एक लिस्ट जारी करता है जिसके अंदर वो तमाम चीज़ें देता है कि ये चीज़ें मना है। उसके अंदर देखना पड़ेगा कि और हर साल वो अपडेट होती रहती है, अपग्रेड होती रहती है, कुछ चीज़ें उसमें से निकल जाती हैं, कुछ उसमें नई चीज़ें आ जाती हैं और वो पहली या 1 जनवरी एवरी ईयर वो उनकी वेबसाइट पर डिस्प्ले हो जाए। इसको वो खाने की चीज़ें देंगे तो नहीं ऐसा हुआ नहीं, हम थ्रू कोर्सेज आप तक पहुँचते हैं और आपसे ये बात करते हैं, लेकिन ये बात ठीक है हमें चाहिए कि फेडरेशन को जरूर लिखो उसके बारे में कि जी आप काइंडली इसको थोड़ा गो थ्रू कीजिए ताकि आप लोगों को एजुकेट कर सके। तो मैं इससे पहले बात कर रहा था कि आपने डोपिंग की नहीं, लेकिन कई मौकों पर आप फिर भी वाडा रूल्स की वायलेशन के जिम्मे में डोप डिक्लेयर पॉजिटिव डिक्लेयर हो जाता है। जैसे आपको याद होगा आप लोग स्पोर्ट्स की कैटेगरीज आए कि विजेंद्र सिंह एक बड़ा नाम था बॉक्सिंग की दुनिया में, इंडियन बॉक्सर था। वो फकत इसलिए डोप पॉजिटिव हो गया कि उसकी गाड़ी किसी ने देखी ऐसी जगह पे खड़ी जहां पर एक ड्रग्स का डीलर बैठता था, यानी वो मेडिसिन का बिजनेसमैन था। उसके घर के बाहर विजेंद्र सिंह की गाड़ी खड़ी, वो वहां से उन्होंने उसकी पिक्चर्स ली, उसकी इंक्वायरी इनिशिएट की और उसको डोप पॉजिटिव डिक्लेयर कर दिया, हालांकि उसने डोपिंग की नहीं। लिहाजा एक और केस लास्ट ईयर सामने आया जिसमें डोपिंग ना तो किसी ने की थी ना तो ऐसा मेथड यूज किया था, लेकिन वो डोप पॉजिटिव हुआ। वो इसलिए कि जो इसके आर्टिकल्स हैं इसके वाडा कोड के उन पर हमें नजर रखना चाहिए।
उन्होंने इसमें 8 चीज़ें बताई है कि अगर आप इनकी वायलेशन करेंगे तो इट विल बी डिक्लेयर्ड पॉजिटिव। लास्ट ईयर एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल लेवल का खिलाड़ी था, वो सिर्फ इसलिए डोप पॉजिटिव डिक्लेयर हो गया तो वो इन्हीं में से एक रूल की वायलेशन का मोटिव था। वो क्या था? इट इज मैंडेटरी कि जितने भी नेशनल इंटरनेशनल लेवल के एथलीट्स हैं वो अपनी रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज को अपने डेयर अबाउट्स के बारे में आफ्टर एवरी 90 डेज को इन्फॉर्म करें। अब उसने नहीं किया किसी वजह से, वो 1 साल के बाद उसने उसको पॉजिटिव डिक्लेयर कर दिया। कसूर सिर्फ इतना था कि आपने डेयर अबाउट्स नहीं बताया। इसीलिए जो एथलीट्स हैं हमारे नेशनल लेवल के, उनके लिए ज़रूरी है कि वो कहाँ समर वेकेशन तक गुजारने जा रहे हैं, वो ट्रेनिंग के लिए कहाँ जा रहे हैं, वो अपने गाँव या शहर कब जा रहे हैं, मुल्क से बाहर जा रहे हैं तो किसके पास जा रहे हैं, उनको 3-3 माह के वक्फे के बाद अपने रिस्पेक्टिव फेडरेशन या डोप या नाडो जो भी डीलिंग एजेंसी है डोपिंग की, उनको इतलाक करते रहना चाहिए। जी,